चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग लगा लो वेव ऑप्टिक्स, और वही बात कि ये हमारा इस साल के फिजिक्स के सिलेबस का सबसे बड़ा चैंपियन चैप्टर है, और इसके अलावा जो थे वो सारे निकल गए। अब अगर ये हो जाएगा तो 80% 90% तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं, और जो हो गया वो आता है तब, ठीक है। अब वेव ऑप्टिक्स के अंदर अपन वापस से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे चैप्टर को। ये वेव ऑप्टिक्स से थोड़ा अलग है और थोड़ा कम टाइम लेगा उससे, होपफुली। वेव और ऑप्टिक्स बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर दो वर्ड लिखे हुए हैं, वेव एंड ऑप्टिक्स। इन दोनों वर्ड्स को पहले आप अलग अलग से देखो कि क्या आप इनको अलग से जानते हो कि वेव क्या होती है और ऑप्टिक्स क्या होती है। ऑप्टिक्स को पहले अपन अच्छे से जानते हैं ना, कि ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ लाइट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। वेव का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ वेव का मतलब वेव होती है, और एक अच्छी डेफिनेशन भी है, क्या लिखा आपने, वेव इज द डिस्टर्बेंस। चलो लिख लो इस चीज को, वेव इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस। वेव को अगर एक ही वर्ड में मुझे बताना हो ना, तो उसके लिए वर्ड का यूज करेंगे डिस्टर्बेंस। और ऑप्टिक्स का मतलब क्या था? ऑप्टिक्स का मतलब था प्रोसेस या फिर फिनोमिना। आज फर्स्ट डे है तो बिल्कुल इंट्रो, बिल्कुल बेसिक वाली बात करेंगे अपन, और वो आपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, क्योंकि वो बहुत कम जगह डिस्कस होगा और बहुत कम बार डिस्कस होगा। प्रोसेस या फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट। अब इन दोनों वर्ड्स को अगर एक साथ मिलाकर के देखें, इसकी वैसे कंप्लीट डेफिनेशन तो बड़ी सारी है वेव की, कि वेव क्या होती है। वेव एक तरह की डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रैवल कर सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। जैसे लाइट है, आपने इस चीज को जो यहां पे हम पढ़ रहे हैं इसका हल्का सा एप्लीकेशन पहले ही कर लिया है। ये थोड़ा उल्टा काम है, पहले टॉपिक करते हैं उसके बाद एप्लीकेशन करते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो ईएम वेव थी वो आप पहले करके आ चुके हो, ईएमए वाला चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। बट वहां पे भी आपको कहा था कि इसका ज्यादा इंपैक्ट आपको पता चलेगा जब ऑप्टिक्स वाला काम करेंगे तब, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स को एक साथ देखोगे तो इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, कि हमें लाइट से रिलेटेड फिनोमिना पढ़ने हैं, और लाइट को किस तरह से ट्रीट करना आपको, वेव की तरह पे। क्लियर? लाइट क्या होती है, लाइट कैसे बिहेव करती है, ये सारा काम ही है हमारा। इसीलिए इस ब्रांच का ऑप्टिक्स के अंदर ये वाला जो अपने डिस्कशन करेंगे, ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ी है, जितना काम हमारे पास आ रहा है उसको बोलते हैं नेचर ऑफ लाइट। हमारा अभी जो काम चलेगा दैट इज नेचर ऑफ लाइट, कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि लाइट का आखिर नेचर कैसा है, कि क्या वो लाइन है, क्या वो पार्टिकल है, क्या वो वेव है, वो है क्या चीज। सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स की दुनिया का, ठीक है। क्योंकि लाइट के बारे में मैंने आपको पहले भी इमेजिनेशन करने के लिए कहा है कि लाइट के बारे में अगर आप इमेजिनेशन करके देखोगे, अभी आपको तो पता है, जैसे भी दिस इज ट्यूबलाइट बल्ब है, आपने तो बल्कि अपग्रेडेड चीजें देख रखी हैं। इससे पुराने वाला बल्ब येलो कलर का शायद आपने देखा हुआ है ना। अपनी जनरेशन ने सारा देख रखा है, पुराना बल्ब भी देख रखा है, ये ट्यूबलाइट भी देख रखी है, इसके बाद एलईडी वाली भी देख रखी है, और आजकल तो स्मार्ट एलईडीज आती है ना, कि मोबाइल से ही उसमें कर्सर घुमाओ और उसका कलर चेंज हो जाएगा। पता नहीं कितने कलर्स होते हैं, 14K कलर शायद होते हैं उसके अंदर, ओके। बट सपोज करो कि जब शुरू के दिन थे जब कोई भी स्टडी डेवलप नहीं हो रखी थी, तब उन्होंने, जिस भी बंदे ने दिमाग लगाया होगा, सोचा होगा कि जो सन से मेरे पास आ रही है ये क्या चीज़ है। आप सोचो कि आपके सिलेबस में अगर लाइट हो ही ना, आपके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी वैनिश कर दें और एक खाली प्लैनेट के ऊपर भेज दें आपको, तो आपका लाइट के बारे में क्या व्यू बनेगा, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? पहली बात तो बनेगा कि नहीं बनेगा? हंसने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात है। तो हम जैसे ही आंख खोलते हैं हमारे पास कोई एक मैजिकल सी चीज़ आती है जिसकी वजह से हमें सब चीज़ें दिखती हैं, है ना। और एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे हमें वो चीज़ें नहीं दिखती। अगर जिस बंदे के पास नॉलेज नहीं है वो तो ये भी सोच सकता है ना कि हमारी आंखें अलग तरह से काम करती हैं, सुबह तो काम करती हैं और शाम को काम नहीं करती, ओके। ऐसे समझ के देखोगे तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी, नहीं तो ये काम तो फिर रटा रटा आया है। इसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, पहला दूसरा तीसरा। जब अपने चैप्टर चेंज करते हैं ना, जब फर्स्ट डे आता है किसी भी चैप्टर का, इंट्रो राउंड आता है या डिस्कशन राउंड आता है, तब जाकर के अपने पास जनरल टॉक करने का टाइम मिलता है ना। अदरवाइज तो टॉपिक चलेगा, जो सिलेबस वाला वो काम तो करना ही करना है। क्लियर? तो ऐसे अगर आप इमेजिनेशन करोगे तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ऑप्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपने लिखा। इसके बाद थोड़ा सा बेसिक इंट्रो लिख लो, आप लिखो
सम बेसिक थिंग्स अबाउट लाइट। लाइट के बारे में कुछ एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि लाइट क्या है। जो आपने रे ऑप्टिक्स में लिखी थी वो डेफिनेशन यहां पे भी लिख दो, सिंपल सी चीज। व्हाट इज लाइट, जल्दी से लिख लेना इस चीज को। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट किस किस तरह के फिनोमिना एग्जिबिट करती है, लाइट के साथ क्या क्या होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का डिस्पर्जन होता है ना, लाइट की स्कैटरिंग होती है, ये सारे फिनोमिना होते हैं। ये सारे फिनोमिना आप पढ़ के आ चुके हो, जो भी नाम बोले वो सारे के सारे फिनोमिना आपने कहाँ पढ़ लिए, रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ लिए। उसके अलावा इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, रमन इफेक्ट भी होता है, और सभी तरह के पंगे और होते हैं। ये सारे कहाँ पढ़ेंगे अपन, वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सेकेंड पॉइंट के अंदर लिखो, लाइट शोज, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है ये। जैसे रे ऑप्टिक्स कैसा लगा, सिंपल था, बहुत सिंपल था। लाइट शोज रिफ्लेक्शन, उससे भी आसान है ये, बस इसमें कॉन्सेप्ट पकड़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग एटसेट्रा। ब्रैकेट में लिख सकते हो, कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रे नेचर अलोन। सिर्फ लाइट को रे मानकर चले तब भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर लाइट को वेव माने तो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट को रे मान के तो एक्सप्लेन कर दिया, लाइट को वेव मान के भी एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो अभी वापस से इंट्रो राउंड है, जब अपन सबसे फर्स्ट इसका अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास हाइगन प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना। जो आपका स्नेल्स लॉ है ना कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, वो अपन लाइट को वेव मानते हुए खुद से प्रूव करेंगे। जबकि रे के अंदर आपने प्रूव नहीं किया, रे में डायरेक्टली आपने लिखा है ना, यहाँ पे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लाइट के और कौन कौन से बिहेवियर आपने देखे हैं। लाइट शोज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का नाम सुना आपने पहले कभी, कहाँ सुना फिर, ये मत पूछा करो। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तो सुना होगा, ये तो अपनों ने भी डिस्कस किया था, केमिस्ट्री के अंदर आता है ना, प्लेन पोलराइज लाइट। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सारे हैं। क्रॉम्पटन इफेक्ट, तीन चार लिख लो बस, जो भी आपको याद रह जाए, रमन इफेक्ट एटसेट्रा। इसके ब्रैकेट में लिख लेना, कांट बी एक्सप्लेन्ड, कांट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रे नेचर। तो एक तरह से हम अपने टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं कि हमने बातों बातों में रे ऑप्टिक्स की बुराई स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब हमें रे ऑप्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो रे ऑप्टिक्स से ब्रॉड हो, जो सिर्फ इनको एक्सप्लेन ना करे, इनको भी एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो नीड आ रही है किसी नए कॉन्सेप्ट की, आएगी। फिर उसके बाद लास्ट लाइन लिखो, जनरल लाइन है, एक लाइन छोड़ करके लिख लेना, वेरियस थ्योरीज were given, various theories were given to explain the nature of light, to explain the nature of light
these are listed below. To explain the nature of light, these are listed below. बहुत सारी थ्योरीज हैं, आज आपको लाइट की थ्योरीज ही करनी है, फर्स्ट डे का यही काम है। अगर ये सारी पूरी हो जाती हैं तो भी अच्छी बात है। लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, बट जो मेन थ्योरीज हैं वो 5-6 थ्योरीज अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन का नाम यहाँ पे नहीं आया था लाइट के अंदर ना, सिर्फ डिस्पर्जन के अंदर आया था, अब ऑप्टिक्स के अंदर भी आ गया। द वेरी फर्स्ट थ्योरी इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो ये जो थियरी है ये न्यूटन ने दी थी, ऑब्वियस सी बात है। कब दी थी इनके बारे में छोटी छोटी सी डिस्कशंस करेंगे अपन, तो वो आप बुलेट्स लगा करके लिखते रहना कि ये थ्योरी कब दी थी, किसने दी थी और क्या कहा था। गिवन बाय न्यूटन या फिर पूरा भी लिख सकते हो, सर आइजैक न्यूटन, गिवन बाय न्यूटन इन 1678। क्या कहती है ये थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब रुकेंगे समझेंगे फिर लिखेंगे। देखो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। और वैसे इसकी थ्योरी बिल्कुल भी काम की नहीं है, बकवास थ्योरी है इसकी, बट फिर भी अपन लिखते हैं। लाइक जैसे आप मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ते हो ना, उसके अंदर सबसे पहला मॉडल कौन सा पढ़ते हो? थॉमसन पढ़ते हो, बेकार है, फिर भी पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, हर बार ही पढ़ रहे हैं जब भी एटम की बात होती है। क्यों? क्योंकि वो बंदा इंपॉर्टेंट था और उसने स्टार्ट कर दिया, इसलिए उसकी थ्योरी को पढ़ लेंगे अपन। बाकी उसकी थ्योरी वैसे केमिस्ट्री काम की नहीं है, कोई फूडी बंदा हो तो उसके काम की है, कहीं वाटरमेलन से इमेजिन करा देते हैं, कहीं बूंदी के लड्डू से इमेजिन करा देते हैं, कहीं प्लम पुडिंग, ये सारे नाम है उसके अंदर, है ना। वैसे ही न्यूटन जो है, न्यूटन का जो अपन कह सकते हैं पर्सोना बहुत हाई था। न्यूटन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर रखी हैं फिजिक्स के अंदर। अगर आप जाओगे तो न्यूटन बहुत जगह मिलेगा, मतलब पुरानी जो भी चीज़ें हैं, नई वालों के अंदर आपको जैसे आइंस्टीन बहुत बड़े देखने को मिलता है, आइंस्टीन मैक्सवेल, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो न्यूटन अंकल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लाइट समझ में नहीं आ रही, मैं बताता हूँ। ग्रेविटी तो मैंने बता दी, अब लाइट भी बता दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लाइट जो है, जो यहाँ से मेरे पास आ रही है, ये देखो मेनली थ्योरीज दी किस वजह से जा रही हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। आपको सिर्फ याद नहीं करना, वो तो एग्जाम के लिए कि आपको याद करना है। आपको ये समझ में आए कि कोई भी बंदा, कोई भी साइंटिस्ट जैसे थ्योरी क्यों दे रहा है। जैसे वो था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, आपको वहां पे समझ में आ गया होगा कि मॉडल ऑफ एटम क्यों देना पड़ा, क्योंकि ये तो पता लग गया कि एक एटम है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, बट ये नहीं पता लग पा रहा कि वो किस तरह से अरेंज्ड है। समझते हो ना इस बात को, कि आपको ये बताओ कि इस रूम के अंदर कोई एक साइड में रूम खाली हो, उसमें 4 लोग हैं, बट अब वो कहाँ बैठे हैं? चारों फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ये अपने को नहीं पता था, इसलिए मॉडल्स ऑफ एटम आई। वैसे ही लाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाइट के बारे में ये थ्योरीज जो दी जा रही है, ये किस लिए दी जा रही है। अब आप देखो कि ये जो लाइट का सोर्स है, ये यहां पे चल रहा है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब यहां से लाइट आप तक पहुंच रही है ना, कैसे पहुंच रही है? यहां से लाइट आप तक कैसे पहुंच सकती है? लाइक जैसे साउंड वाली चीज आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है, वहां पे आपने खत्म कर ली कि साउंड कैसे पहुंचती है। साउंड बनती कैसे है? साउंड इज जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। साउंड को समझने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? वाइब्रेशन। साउंड बनती कैसे है? वाइब्रेशन से। ट्रैवल कैसे करती है? वाइब्रेशन ऑफ एटम से। और कानों तक जब पहुंचती है तो ईयर ड्रम को भी क्या करती है? वाइब्रेट करती है, जिससे हम साउंड को सुन लेते हैं। तो वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन, क्लियर। तो वैसे ही लाइट के अंदर ये थ्योरीज दी किस लिए जा रही हैं? ये इसलिए दी जा रही हैं कि लाइट का सोर्स है, वो दिख रहा है, लाइट को रिसीव करने वाला पर्सन है, वो दिख रहा है, बट बीच में क्या, लाइट ट्रैवल कैसे कर रही है, लाइट की शक्ल कैसी है, लाइट दिखती कैसे है। आपको यहां पे लाइट जलती हुई दिख रही है, यहां पे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा दिख रही है, बट यहां से लाइट किस रास्ते से आ रही है? क्या आपको वो रास्ता दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो ये चीज है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो थ्योरीज दी जा रही हैं, जो भी साइंटिस्ट आएंगे, न्यूटन आएगा, अभी बहुत सारे साइंटिस्ट एक एक करके आपके सामने अपनी थ्योरीज लेकर के आएंगे। आप इमेजिन करो कि आप जज पैनल हो, आपके सामने ये थ्योरीज लेकर के आ रहे हैं। जैसे अपन ने 10th क्लास में किया था ना पीरियोडिक टेबल वाले में, वही दोबारा से जज पैनल बना लो अपना, और इनकी थ्योरी को सुनना है और इसको न्यूटन को डिस्कार्ड करना अपनों ने, ठीक है। तो पहले आपको टारगेट पता लगा कि ये थ्योरीज दे किस लिए रहा है,
ये थ्योरीज जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट आएंगे वो इसलिए थ्योरी दे रहे हैं अपनी, ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें कि सोर्स से रिसीवर के पास लाइट किस तरह से जाती है, किस फॉर्म में जाती है। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली बात तो ये कही। दूसरा, ये जो एनर्जी है ये बहुत छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल से बनी हुई है, छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल से बनी हुई है, जिसका नाम उसने रख दिया कॉर्पस्कल्स। क्या नाम रख दिया? कॉर्पस्कल्स। तो लाइट जो है, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, ये कहा उसने। अब इसमें आप सोच के देखो कि उसका लाइट के बारे में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बट यहाँ पे सारी बातें इस तरह से की गई हैं कि वो बच जाए, और उसने कुछ बात भी कह दी, क्योंकि लाइट जो ट्रैवल होकर आ रही है वो दिख नहीं रही, तो उसने कह दिया कि हाँ पार्टिकल्स हैं बट इनविजिबल हैं, और उनको कुछ हाइप देनी थी तो नाम रख दिया कॉर्पस्कल्स। ठीक है, लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के बाद आप लिखें, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स। ऑनलाइन वालों तुम्हें लिख लेना, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखो, इन्होंने क्या कहा साथ में, इन्होंने कहा जो कॉर्पस्कल्स हैं, कॉर्पस्कल्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट आर डिफरेंट। मीन्स रेड कलर के लिए कॉर्पस्कल्स अलग होते हैं, ब्लू कलर के लिए अलग होते हैं, वॉयलेट के लिए अलग होते हैं, इंडिगो के लिए अलग होते हैं। हर कलर के लिए अलग अलग कॉर्पस्कल्स होते हैं। ठीक है, अब लास्ट में अपन क्या डिस्कस करते हैं कि इसने क्या एक्सप्लेन कर दिया और क्या एक्सप्लेन नहीं करा। लिखो, दिस थ्योरी explained simple phenomena like reflection, diffraction, etc. छोटे छोटे फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिए। सिंपल फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, etc. But couldn't explain इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। डिफ्रैक्शन एट्सेट्रा, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थ्योरी वही एक्सेप्ट करी जाएगी जो सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, है ना। ऐसे तो हमारे पास रियो थ्योरी वाली भी तो है ही। तो पहला साइंटिस्ट आया आपके सामने, न्यूटन, उसने अपनी थ्योरी दी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या कहा वो समझ में आ गया? सेट लग रहा है, इसको रख लें या निकाल दें? निकाल दें। आप मुंबई नहीं आ सकते, ठीक है, आप कहीं भी नहीं आ सकते, आप घर जाओ, क्वारंटाइन में रहो। चलो अब नेक्स्ट बंदे को बुलाते हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है वो आ रहा है हाइगन। स्पेलिंग देख के लिख लेना, HUYGEN, हाइगन्स वेव थ्योरी। और यहाँ पे ये वाला जो जज पैनल है ना, इसके अंदर ये नहीं है कि अभी आपने डिस्कार्ड किया तो हाथों हाथ ही बंदा आ जाएगा। इसमें कई सालों बाद आ सकता है बंदा, है ना। एक थ्योरी 1678 में आई थी, ये वाली वैसे उसी साल आ गई, ये भी 1678 में ही आई है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, गिवन बाय हाइगन इन 1678। ये चीज़ वैसे काम की नहीं होती, ये भी मुझे जिसकी याद है वो मैं लिखवा दूंगा, बाकी जिसकी मुझे याद नहीं है वो भी नहीं लिखवाऊंगा मैं। 1678 में हाइगन ने दी थी। मेन बात, सबसे मेन बात ये है, सेकंड पॉइंट, कि ये थ्योरी बताती क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे और फिर बात करेंगे आगे। अब हाइगन आया, नया बंदा, इसने देखा भाई न्यूटन तो चला गया, अब शायद अपना नंबर लग सकता है,
तो अब एक गया और इसने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ कैसी होती है लाइट। ठीक है बताओ। तो उसने कहा कि लाइट होती है वेव जैसी, दिख रहा है ना इसके नाम में। इसने कहा लाइट पार्टिकल पार्टिकल नहीं है, इनके चक्कर में मत पड़ो, लाइट वेव होती है ना। लाइट कैसी है? लाइट इज अ वेव। और साथ में इसने गलती क्या करी, एक वर्ड बोल दिया कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव, आपको पता है कि मैकेनिकल वेव की खास बात क्या होती है? नहीं पता, हो सकता है पता हो सकता है नहीं पता हो। मैकेनिकल वेव का मतलब ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लाइक साउंड। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। ये आपने 11th में या 9th के अंदर पढ़ा हुआ है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, इसीलिए तो लाइट सन से स्पेस के अंदर जहाँ पे कुछ ही मीडियम नहीं हमारे तक पहुँच जाती है, बट साउंड नहीं जा सकती। बेल जार एक्सपेरिमेंट था ना आपके पास एक, कि वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो आवाज़ बाहर नहीं जाती, है ना। अगर यहाँ पे हमारे जो मतलब कि हम लोगों के बीच में जो मीडियम है उसमें से एयर हटा ली जाए, अपना अपना पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर हम लगा लें और बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो क्या आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, बस लिपसिंग दिखाई देगी, सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा, चलो पहले लिख लो इसको, फिर आप इसकी गलतियों को पकड़ना। इसने क्या गलत कहा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट इज a mechanical wave. Light is a mechanical wave that travels in vacuum with speed 3 into 10 raised to power 8 meter per second. With speed 3 into 10 raised to power 8 meter per second. ये चीज़ तो अपने को भी पता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है जो कि इस स्पीड से चलती है। स्पीड वाली बात ठीक है, वेव वाली बात भी ठीक है वैसे इसकी, है ना, जो आपको पता है लास्ट में वेव नेचर ही सही निकलेगा। और इसने एक जो गलत वर्ड बोल दिया वो क्या बोल दिया? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है? अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद तो भी कोई बात नहीं, एक नोट लगा लो अपनी नॉलेज के लिए, इसलिए इधर लिख रहा हूं मैं इसको कि मैकेनिकल वेव क्या होती हैं। तो आप नोट लगा करके ब्रैकेट में लिख लेना, मैकेनिकल वेव्स आर द वन that need medium to travel. Mechanical waves are the one that needs medium to travel. Mechanical waves वो waves होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। फंस गया ये? इसकी थ्योरी तो मतलब सनराइज पे गलत हो जाएगी कि सनराइज होना है नीचे, फिर तो आपको सन दिखाई देना चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर तक तो मीडियम है। हमारा एटमॉस्फेयर जैसे क्रॉस किया वैसे कोई मीडियम है क्या? नहीं है, स्पेस है, वैक्यूम है। इसका मतलब सनराइज हुआ और ये थ्योरी गलत। बट बड़ा साइंटिस्ट है ये भी, इसने क्या किया, अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। ही सेड दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्पेशल मीडियम। लिखो, light travels in a special medium called ether। ये वो अल्कोहल फिनोल ईथर वाला नहीं है। He said that light travels in a special medium called ether। मार्वल सीरीज की अगर आपने कोई मूवीज देखी हैं उसमें ईथर वाला बहुत पंगा होता है। रॉक उसमें थॉर वाली में देखिए, तो शायद इसी से ही इंस्पायर्ड है वो। इसने क्या कहा, अब भी फर्स्ट गैस को मीडियम तो देना पड़ेगा क्योंकि वैक्यूम में सनराइज के साथ इसकी थ्योरी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो इसने क्या कहा, इसने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया ईथर का। इसने कहा कि लाइट जो है, जब भी लाइट चलती है तो अपना मीडियम साथ में लेके चलती है। लाइट जो है अपना मीडियम साथ में लेकर के चलती है, जहाँ जहाँ लाइट वेव जाएगी वहाँ पे इसके साथ एक अपना पर्सनल मीडियम रहेगा, दैट मीडियम इज ईथर। और इस मीडियम की एक खास बात बताई उसने जो कि गलत है। उसने कहा कि ये मीडियम हर जगह मिलता है, चाहे एयर हो, मतलब कोई अलग मीडियम हो तो भी ये मिल जाएगा वहाँ पे, और कहीं पे अगर मीडियम हो भी ना, वैक्यूम हो, तो भी ये मीडियम वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। इट मीन्स इसकी थ्योरी सही है। इसके अकॉर्डिंग इसको जो थ्योरी प्रपोज करनी थी तो इसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, क्योंकि न्यूटन वाली थ्योरी तो काम करी नहीं, तो सोचा कि वेव है। वेव में भी पहले ज़्यादातर मैकेनिकल वेव, आपने नॉन मैकेनिकल के अंदर नाम ही लाइट का पढ़ा हुआ है, तो मैकेनिकली पढ़ी हुई है, तो इसको भी लगा कि मैकेनिकल वेव ही होगी। बट मैकेनिकल है तो एक मीडियम चाहिए, तो ये खुद से इमेजिनेशन करा है इन्होंने और इमेजिनेटरी एक मीडियम क्रिएट कर दिया जिसका नाम रख दिया ईथर।
समझ में आया? तो उन्होंने क्या कहा, ही सेड दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्पेशल मीडियम कॉल्ड ईथर एंड दिस मीडियम इज मासलेस एंड दिस मीडियम इज मासलेस। मासलेस कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके होने या ना होने का, एंड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड इज प्रेजेंट एवरीवेयर इवन इन द वैक्यूम। हर जगह पे ये प्रेजेंट होता है, चाहे वैक्यूम हो चाहे कुछ भी हो। चलो ठीक है। अब ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी ने, ये आपकी सिलेबस की सबसे पहली सच्ची थ्योरी है, मतलब वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाली। इसकी अभी अपने लास्ट जो डिस्कशन है वो नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे कि इसने क्या एक्सप्लेन कर दिया, क्या एक्सप्लेन नहीं करा। अभी आपने समझ लिया, और इसकी बातें आपको कैसी लग रही हैं? सही लग रही हैं, गलत लग रही हैं? गलत ही लग रही है। मैकेनिकल वेव जब इसने कह दिया तो इसकी थ्योरी वहीं पे गलत होगी। आपको पता है कि लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव नहीं है, ठीक है। बट अभी इसने वेव थ्योरी का नाम ले दिया, वेव वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए यहाँ पर। इसके बाद में जो बंदा आया, दैट इज थर्ड थ्योरी पे चलते हैं अपन, लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। पहले कौन आया? न्यूटन। न्यूटन की क्या गलती थी? न्यूटन ने सिर्फ पार्टिकल वार्टिकल का कुछ नाम लिया कि कुछ टाइनी पार्टिकल है, इनविजिबल पार्टिकल है, उसके हिसाब से लाइट चल रही है ना। और फिर उसके बाद में कौन आया? हाइगन। हाइगन ने क्या नाम ले दिया? अब आएंगे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। साथ साथ याद करते रहो, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल तो इक्वेशंस को जोड़ रहा था, मैक्सवेल जो था वो तो इक्वेशंस को जोड़ रहा था। आपको मैंने बताया कि फैराडे एंड मैक्सवेल बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट हैं। इनकी अगर आप बायोग्राफी देखोगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने क्या क्या काम कर रखे हैं, कैसे कैसे काम कर रखे हैं। फैराडे के बाद में था मैक्सवेल। ये तो काफ़ी अच्छा भी था वैसे, मतलब स्टार्टिंग से इसकी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे स्कूल वगैरह से, कॉलेज वगैरह से पढ़ा हुआ है। फैराडे के बारे में मैंने बताया था, है ना, बुक बाइंडिंग शॉप पे लगा हुआ था वो, जो उसके पास बाइंडिंग करने के लिए बुक आती थी वो वाली पढ़ लेता था। हम हमारी वाली भी नहीं पढ़ते, उसकी बाइंडिंग एज इट इज़ पढ़ी रहती है ना। तो मैक्सवेल ने क्या किया, अब यहाँ पे आप ईएम वेव वाले चैप्टर की तरफ जाओगे तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा कि मैक्सवेल वाज बिजी कनेक्टिंग ई एंड एम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म, उसको कनेक्ट कर रहा था, है ना। उसको ये लगा कि जब दोनों तरफ से कनेक्शन हो रहे हैं, आप देखो कि मैक्सवेल से पहले, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है, इससे पहले ही दो तरह के एक्सपेरिमेंट हो चुके थे। एक जो था ओइस्टर वाला एक्सपेरिमेंट, जिसने कनेक्ट कर दिया था लाइट को, माने कि सॉरी लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड से। उसके बाद दूसरा हो गया था फैराडे वाला, है ना, फैराडे वाला हो गया। फैराडे का ये जूनियर था। फैराडे वाला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसने किसको कनेक्ट कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड को करंट से, जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया, समझ में आया। तो इससे पहले इसकी दुनिया में क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी अलग डिस्कस हो चुकी है, मैग्नेटिज्म अलग डिस्कस हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से जोड़ दिया गया है और मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया गया है। तब इसका जो मेन एफर्ट था वो उस पर था कि ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जो आपने सारा काम किसमें पढ़ रखा है? ईएम वेव, जितना भी हमारे डिस्कशन के अंदर अलाउड था हमने सारा किया, क्लियर। अब वो करते करते इसको क्या पता लगा? इसको पता लगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेम फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस किया जाए तो वो चीज़, वो जो सोर्स है वो सिर्फ सर्किट में करंट ही सप्लाई नहीं करेगा, वहाँ पे वेव्स भी प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, जो कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और कितनी स्पीड से? 3 × 10⁸ जो अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, याद है आपको? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, जो स्पार्क यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे और वहाँ तक जा रही थी, है ना, वो एक्सपेरिमेंट। तो अब उसके अंदर जो वेव जा रही है वो कौन सी है? ईएम वेव। तो वहाँ से इसके पास कॉन्सेप्ट आया ईएम वेव का, कि एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। और लाइट क्या है? एनर्जी। समझ रहे हो? अपनी डिस्कशंस थोड़ी सी लंबी हो रही हैं, बट क्यों हो रही हैं और क्यों कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रही तो करें, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिखवा दूं। आ रही समझ में बातें? कि आपको मैं इन साइंटिस्ट की सोच से मिलवा रहा हूँ कि इन्होंने ये थ्योरीज क्यों दी, किस तरह से दी, किस तरह से कवर करने के लिए दी, तो इसकी सोच क्या चल रही थी। और बहुत बार ऐसा होता है कि दो चीज़ें कनेक्ट कर देते हैं तो भी काम बन जाता है। जैसे आपने आइंस्टाइन का नाम सुना हुआ है ना, आइंस्टाइन इतना फेमस क्यों है?
क्योंकि उसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ। अभी तो बहुत सारी थ्योरीज उसकी खुल रही हैं जैसे रिलेटिविटी वगैरह है, बट उसको रिकॉग्निशन किस लिए मिला हुआ है? क्योंकि ही इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर इन फिजिक्स। और उसको नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला हुआ है? रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला हुआ, वो मिला हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो उसने भी किया है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो इफेक्ट उसका था ही नहीं। वो जो उसने एक्सप्लेन किया वो एक प्रॉब्लम थी एक जगह पर और सॉल्यूशन था किसी दूसरे आदमी के पास में, और उसने सोचा कि ये वाला सॉल्यूशन यहाँ भी लग सकता है और उसने कनेक्ट कर दिया, तो उसका नाम आ गया उसके अंदर, उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। इस तरह का कुछ सिस्टम था, ठीक है। तो आपको साइंटिस्ट की सोच से मिलवा रहा हूँ कि मैक्सवेल क्या काम कर रहा था। तो उसको क्या पता लगा कि एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, और एक तरफ ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसको पता तो लग ही रहा है कि लाइट के बारे में डिस्कवरी हो रही है और कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, किसी की थ्योरी भी सेटिस्फैक्टरी सी नहीं लग रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरापन है, खाली खाली है ना। तो उसने कहा कि शायद कनेक्ट करके देखे हो जाए, और इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा सही है ना। तो इसने कहा कि लाइट भी वही वाली एनर्जी है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है, बट इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं, तभी ये ट्रैवल कर रही है। क्लियर? लिखें इसको, लिखो। अब ये दी थी जेसी मैक्सवेल ने, और ये कब दी थी? गिवन बाय जेसी मैक्सवेल इन आई थिंक 1873। और फिर लिखो, he came to a conclusion that whenever, इसके बाद आप सुन के लिख लेना, whenever electric and magnetic fields, E vector and B vector लिख सकते हो शॉर्ट में, whenever electric and magnetic fields vary with same frequency, vary VARY चेंज होने वाला, vary with same frequency, their effect is not just limited to the circuit, but their effect is not just limited to the circuit, but is capable of producing EM waves that travels in vacuum with speed 3 into 10 raised to power 8 meter per second. नेक्स्ट लाइन में एक लाइन चेंज करके लिखो, सो ही proposed a theory that light is also an EM wave which travels due to propagation of mutually perpendicular electric and magnetic field. शॉर्ट में लिखना है तो E वेक्टर एंड B वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आएगा, जब यहां तक अपन पहुंचे हैं, मैक्सवेल की बातें कर रहे हैं अभी। मैक्सवेल ने एक तरीका देखा कि एनर्जी इस तरह से जा सकती है और उसकी स्पीड भी उतनी थी जितनी लाइट की होती है। तो एक उसके माइंड में कनेक्शंस आया कि शायद लाइट भी ऐसे ही जा रही हो, तो उसने ये थ्योरी भी दे दी। बट लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी चीज़ में होंगे तो उसको चेक किया जा सकता है,
है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पोंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पोंड करता है। तो इसलिए उसने टेस्ट भी करके देखे और वो टेस्ट फेमस है, आपने इनके नेम सुने होंगे पहले, लिखो। टू कंफर्म light as EM wave following tests were done, जिनको इफेक्ट का नाम दे दिया गया बाद में। लाइक सबसे पहला है जी मैन इफेक्ट, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो आई गेस, जहाँ पे आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनेगा ना कहीं पे भी, वहाँ पे इसकी बात करेंगे हमेशा। लाइक हमारे पास भी फिजिक्स के अंदर भी चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियाई, वहाँ पे फिर इसकी बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करनी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जब भी बनता है तब इसकी बात करते हैं। जी मैन इफेक्ट, जी मैन इफेक्ट क्या है? हम अगर लाइट को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करके देखें, मैग्नेटिक फील्ड में से पास करके देखें तो वो डेविएट हो जाती है, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर ये क्या चीज़ है, इफेक्ट of magnetic field, effect of magnetic field on propagation of light. Next is Stark effect. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देना मैग्नेटिक फील्ड की जगह, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। स्टार्क इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। थर्ड है फैराडेज इफेक्ट। इसमें लिखो चेंज इन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, चेंज इन Faraday's effect, change in plane of polarization, change in plane of polarization by application of magnetic field, by application of magnetic field। देखो अभी तक आपके पास 3 थ्योरीज आई हैं सिर्फ, थर्ड थ्योरी आपने सबसे बड़ी लिखी होगी, है ना, कि और सबसे अच्छी भी लग रही है, जिसके अंदर आपको कुछ प्रूफ्स मिल रहे हैं और ये तीनों इफेक्ट समझ में आए। ये 3 इफेक्ट का नाम सेम रहेगा। अगर ये लाइट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इसकी स्टेटमेंट अलग है, ज़्यादा अपन डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, ये भी मैंने लिखवा दिया आपको। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बात करेंगे तब इसको अच्छे से बात करेंगे तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। जी मैन इफेक्ट का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने इंपैक्ट देखते हैं, स्पेक्ट्रम के अंदर वैसे ज़्यादातर आता है। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, लेमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्टन सीरीज, हाँ, तो उसके अंदर आपने फिर जी मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट पढ़ा होगा कि वो जो लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, वो स्प्लिट हो जाती हैं, उनका जो गैप है वो गैप चेंज हो जाता है, वो लाइन स्प्लिट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक एटम को, आइसोलेटेड एटम को रख के अगर अपन वो लाइंस बनाते हैं तो अलग आती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख के बनाते हैं तो अलग आती है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अलग आती है, उसे बोलते हैं जी मैन। इसको याद कैसे रख सकते हो, याद रखने की ट्रिक कैसी है, इसको मैन से आप मैग्नेटिक याद रख लो और स्टार्क से ऐसा स्पार्क याद आ सकता है कुछ, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मैग्नेटिक किसमें था और इलेक्ट्रिक किसके अंदर था, तो ऐसे याद रख सकते हो, क्लियर। तो इस थ्योरी से आपको ये तो पता लग रहा है कि हाँ, लाइट के पास ईएम वेव वाला नेचर है, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और लाइट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये थ्योरी 110% सही थ्योरी है, पर ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट थ्योरी नहीं है, ये अभी सही है बट आधी थ्योरी है। लाइट का एक्चुअल नेचर क्या होता है वैसे तुम्हें पता है? नहीं। चलो आज ऐसा करते हैं, अपन इस 3 थ्योरी को ही खत्म करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।